प्यार व्यार तो ऐसा नहीं हुआ। और मतलब उसमें भी अब आप प्यार की बात करने लगे तो क्या है कि मैंने हाई स्कूल में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि शादी वादी नहीं करनी है। ऐसा क्यों? आज भी मैं अविवाहित हुई हूँ, मैंने शादी नहीं की, 2 कमरों के फ्लैट में मैं अकेला रहता हूँ। एक औलाद नेक औलाद, मतलब एक ही संतान पैदा करो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, और उसी की अच्छी से परवरिश करो। क्योंकि मैं बहुत सारे सिपाहियों को भी देखता था कि एकदम एक बेटा के इंतजार में 10 बेटियां पैदा हो गई है और उसके बाद फिर परेशानी में है। तो मैं उनके वेलफेयर की जब बात करता था, तो ये बात मैं हमेशा कहता था। मार-धाड़ और एक्शन से भरपूर जर्नी रहा है मेरा। देखिए, मैं बता रहा हूँ दर्शकों को कि जब भी कोई व्यक्ति आईएएस या आईपीएस बनता है, तो उसकी शुरुआती ट्रेनिंग होती है, उसको फाउंडेशनल कोर्स कहते हैं, और वो मसूरी में होती है। जब मैं जॉब में आया था, तो लालू राबड़ी राज ही चल रहा था। लोग कहते हैं कि वो आईएएस आईपीएस से खैनी लगवाते थे, कितनी नहीं, सत्य? नहीं, ये तो मतलब लगता है कुछ मीडिया मीडिया वाले कुछ थोड़ा मसाला भी लगाते हैं। देखिए, मैं फिर आपको बात कर रहा हूँ, मीडिया जो है इंडिया में, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई मीडिया हो, इन पर अपर कास्ट हिंदुओं का बहुत ज्यादा वर्चस्व है। पुलिस सेवा की शुरुआत ही मेरी कर्फ्यू में हुई। थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल हो गया, फिल्मी अंदाज हो गया। और जब मैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर उतरा सामान लेके, तो वहाँ मसूरी अकादमी की गाड़ी आई हुई थी, मिनी बस आई हुई थी और भी लोगों को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो उस गाड़ी में हम लोग बैठे, तो उस गाड़ी के साथ साथ पुलिस का एस्कॉर्ट भी चल रहा था, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, तो सब उन लोगों को कर्फ्यू पास मिला हुआ था और ट्रेनी लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस एस्कॉर्ट था। मैंने तो बिहार में देखा है, पढ़े लिखे लोगों को एक बेटा के इंतजार में 13 बेटियां पैदा करते हैं, और जब हालत पतली हो जाती है तो नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं देखा। हम लोगों को कोई किताब खरीदनी होती थी तो हम लोग बस पकड़ के सुबह में आते थे पटना, फिर किताब खरीदते थे पटना से, और फिर बस पकड़ के शाम में गाड़ी के बच्चे भी बस से चलते थे उस समय? हाँ, बसें तो चल रही थी। गाड़ी वाड़ी से नहीं चलते? नहीं, गाड़ी थी लेकिन बाद में बेच देनी पड़ी। मेरे पिताजी भी काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे, और हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़ा परिवार था, और मेरी माँ भी धार्मिक थी, लेकिन धार्मिक थी लेकिन सांप्रदायिक नहीं थी, ये मैं फिर कहता हूँ। आजकल जो एक दोनों में अंतर है। बहुत फ़र्क है। आजकल तो मैं देखता हूँ लोग रामनवमी में जाते हैं और मस्जिद पर ढेला फेंकते हैं, सोचते हैं कि मन गई हमारी रामनवमी। ये कोई रामनवमी नहीं है। मैं नहीं कर सकूँगा तो कुछ तो मतलब होता है ना, जग हँसाई तो हो ही जाएगी। लोग बोलेंगे कि हम लोग तो पहले ही कहते थे, तुम दिल्ली नहीं गए, कोचिंग नहीं। लोग कहते थे ऐसा हाँ, बहुत कहते थे। कि दिल्ली जाओगे तभी होगा? हाँ, लोग कहते थे कि यहाँ पर तुम कहाँ फँस गए हो दरभंगा में, तो यहाँ तो नहीं होगा, उसके लिए तो दिल्ली लोग जाते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं। मुखर्जी नगर उस समय भी ये था, अभी अभी अब है ना? माता-पिता लोग तो पूजा करते थे, है ना? मेरे पिताजी, लोग भगवान में विश्वास रखते हाँ, मेरे पिताजी तो एकदम डेली दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे, और इतना जोर-जोर से पढ़ते थे कि अभी तक मुझे वो बहुत सारी बातें दुर्गा सप्तशती की याद हो गई है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय क्या। तो वो बहुत समय तक मेरे साथ रहे, अभी 2-3 साल पहले गुज़र गए, 102 साल की उम्र में। और मेरी माँ भी धार्मिक थी, लेकिन सांप्रदायिक नहीं थी, ये मैं फिर कहता हूँ। आजकल जो एक दोनों में अंतर है। बहुत फ़र्क है। आजकल तो मैं देखता हूँ लोग रामनवमी में जाते हैं और मस्जिद पर ढेला फेंकते हैं, सोचते हैं कि मन गई हमारी रामनवमी। ये कोई रामनवमी नहीं है। तो वो लोग धार्मिक थे लेकिन सांप्रदायिक नहीं थे। उन्होंने कभी दूसरे धर्म से नफ़रत नहीं किया। तो वो लोग थे। तो टेंशन तो देखिए एग्ज़ाम के समय रहता ही है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि अगर टेंशन नहीं था तो ये तो मैं झूठ कह दूँगा। ऐसे टेंशन तो रहता ही है, क्योंकि देखिए यूपीएससी की जो सिविल सर्विस परीक्षा है, वो सिर्फ़ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है। क्योंकि उसमें सभी स्ट्रीम के मतलब बेहतरीन लोग आते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों, और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, लोग पूरा जोर लगा के आते हैं, तो है तो बहुत कठिन परीक्षा। मन में तो ये था कि पिताजी अधिकारी हैं और कहीं अगर मैं फेल हो गया तो बदनामी होगी समाज अब बदनामी जैसी कुछ बात नहीं थी, लेकिन एक लगता था, क्योंकि मैंने चुनौती के रूप में ले लिया था, तो लगता था कि यदि मैं नहीं कर सकूँगा तो कुछ तो मतलब होता है ना, जग हँसाई तो हो ही जाएगी। लोग बोलेंगे कि हम लोग तो पहले ही कहते थे, तुम दिल्ली नहीं गए, कोचिंग में। नहीं। लोग कहते थे ऐसा हाँ, बहुत कहते थे। कि दिल्ली जाओगे तभी होगा? हाँ, लोग कहते थे कि यहाँ पर तुम कहाँ फँस गए हो दरभंगा में, तो यहाँ तो नहीं होगा, उसके लिए तो दिल्ली लोग जाते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं। मुखर्जी नगर उस समय भी ये था, अभी अभी अब है ना? तो किस विश्वास पे अरे रहेगा दरभंगा? अब इसको आप कह सकते हैं मेरा आत्मविश्वास। उस समय तो लगता था लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन जब मैं सफल हो गया तो लोगों को लगा कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस ही था। देखिए, मैंने कहा कि पढ़ने लिखने में बचपन से मैं काफ़ी तेज़ था, और जिसको बुनियाद कहते हैं, वो बुनियाद मेरी काफ़ी मज़बूत थी, और मैंने बचपन से बहुत मन लगा के पढ़ाई की। और मुझे कहीं न कहीं लगता था कि यदि मैं अच्छी किताबों, देखिए ये ज़माना बहुत, अभी के बच्चे उस ज़माने की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
30 साल में पूरी दुनिया बदल गई। उस ज़माने में ना इंटरनेट था, ना कुछ गूगल था, ना कोई विकिपीडिया था। अब तो उस हिसाब से बहुत आसान हो गया है ना? कोई भी चीज़ कीजिए तुरंत गूगल कीजिए, तुरंत ये है, वो है, इंटरनेट है, चैट जीपीटी है, क्या-क्या आ गया है। 30 साल पहले तो ये स्थिति दरभंगा में कोई ढंग की मतलब दुकान नहीं थी किताबों की। हम लोगों को कोई किताब खरीदनी होती थी तो हम लोग बस पकड़ के सुबह में आते थे पटना, फिर किताब खरीदते थे पटना से और फिर बस पकड़ के शाम में गाड़ी के बच्चे भी बस से चलते थे उस समय? हाँ, बसें तो चल रही गाड़ी वाड़ी से नहीं चलते? नहीं, गाड़ी थी लेकिन बाद में बेच देनी पड़ी। मेरे पिताजी भी काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे और हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़ा परिवार था। तो मैंने कहा ना कि हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार थे, बहुत रिच लोग हम लोग नहीं थे। और बस में चलना कोई शर्म की बात नहीं है। यदि आप ईमानदार आज के डेट में जिनके पास पैसे हो जाते हैं बस में चलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो बात हो सकती है, लेकिन ये कोई शर्म की बात नहीं है। यदि आप ईमानदारी का पैसा है, आप बस में चले, लोकल ट्रेन में चले और बेईमानी के पैसे से तो हवाई जहाज में उड़ना भी गलत है ना? तो इसलिए उसके लिए कोई बात नहीं है। जी। रिजल्ट वगैरह आ गए तो फिर घर में क्या माहौल था? पिताजी क्या कह रहे थे? माताजी क्या कह रहे हाँ, थे? घर में तो अच्छा माहौल था और बहुत सारे लोगों को मैंने गलत सिद्ध कर दिया था, अड़ोसी-पड़ोसी ये सब को जो लोग सोच रहे थे कि नहीं होगा। और फिर उस समय भी बहुत सारी बातें थी। उस समय लग रहा था कि मतलब कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद मैं आईपीएस पुलिस में लोगों को लगता था कि ज़्यादा मार-पीट डंडे गोली वाला जॉब है, तो लोगों को लगता था कि हो सकता है इसको सूट नहीं करे। कुछ लोग कहते थे कि तुम कोशिश करना विदेश सेवा में चले जाने की, ये होगा। बहुत सारी इस तरह की बातें थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इसमें मतलब पुलिस में मैं कुछ कर सकूँगा अपने स्टेट में और एक स्टेट में क्या कुछ करने का सोच रहे थे? देखिए, बिहार जैसे स्टेट में पुलिस तो चाहे तो ईमानदारी से बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है। आपने तो लालू राज भी देखा होगा, राबड़ी राज भी देखा जी, बिल्कुल, जब मैं जॉब में आया था तो लालू राबड़ी राज ही चल रहा होगा। था। लोग कहते हैं कि वो आईएएस आईपीएस से खैनी लगवाते थे, कितनी नहीं, सत्य? नहीं, ये तो मतलब मुझे लगता है कुछ मीडिया मीडिया वाले कुछ थोड़ा मसाला भी लगाते हैं। देखिए, मैं फिर आपको बात कर रहा हूँ, मीडिया जो है इंडिया में, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई मीडिया हो, इन पर अपर कास्ट हिंदुओं का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है। जबकि आप भी अपर कास्ट हाँ, हिंदू ही है। हाँ। लेकिन मैं एनालाइज कर रहा हूँ। मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपर कास्ट हिंदुओं का बहुत वर्चस्व है। उसमें बहुत कम आदमी आपको मुसलमान दिखेंगे, बहुत कम आदिवासी दिखेंगे, बहुत कम लोग दलित दिखेंगे। और ये जो अपर कास्ट मीडिया वाले हैं, ज्यादातर लोग ये अपना पूर्वाग्रह लेके मीडिया में आते हैं। तो लालू यादव यदि पिछड़ी जाति के हैं तो ये लोग जानबूझ के थोड़ा उनका मजाक बनाने में लगे रहते थे। लालू यादव भी तो एक मीडिया कर्मी को कहते हैं कि दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। ये कौन सी भाषा है? हाँ, नहीं थी, इसका मैं समर्थन नहीं करता। यदि लालू ने किसी से बदतमीजी से बात की तो उसका मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई लालू का प्रवक्ता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि अपर कास्ट मीडिया ने बहुत बार पिछड़ी जाति के लोगों को या दलित नेताओं को बेवजह भी बदनाम किया। ये मेरे कहने का मतलब है। जी। अच्छा, उसके बाद का जर्नी कैसा रहा? पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? ट्रेनिंग कहाँ हुई? अब जर्नी तो देखिए बहुत मार-धाड़ और एक्शन से भरपूर जर्नी रहा है मेरा। देखिए, मैं बता रहा हूँ दर्शकों को कि जब भी कोई व्यक्ति आईएएस या आईपीएस बनता है, तो उसकी शुरुआती ट्रेनिंग होती है, उसको फाउंडेशनल कोर्स कहते हैं और वो मसूरी में होती है। जो हमारे समय में उत्तर प्रदेश में था, अब तो उत्तराखंड में है। मसूरी हिल स्टेशन है, देहरादून से पास है और मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में होती है। तो वहाँ हम लोग 3.5 महीने रहे, सितंबर से दिसंबर 94। और उसका भी एक मतलब इंटरेस्टिंग किस्सा है। उस समय उत्तराखंड का जो आंदोलन था, अलग राज्य का आंदोलन, वो बिल्कुल चरम पर था और उसको लेके हिंसा भी हुई थी। तो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था इंडियन पुलिस सर्विस 4 सितंबर 1994 को, उस दिन देहरादून, मसूरी सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ था। तो मतलब सोचिए, पुलिस सेवा की शुरुआत ही मेरी कर्फ्यू में हुई। थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल हो गया, फिल्मी अंदाज हो गया। और जब मैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर उतरा सामान लेके, तो वहाँ मसूरी अकादमी की गाड़ी आई हुई थी, मिनी बस आई हुई थी और भी लोगों को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो उस गाड़ी में हम लोग बैठे, तो उस गाड़ी के साथ साथ पुलिस का एस्कॉर्ट भी चल रहा था, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था। तो सब उन लोगों को कर्फ्यू पास मिला हुआ था और ट्रेनी लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस एस्कॉर्ट था। तो पुलिस एस्कॉर्ट में कर्फ्यू के समय हम लोग देहरादून तो मैदानी इलाका में, ट्रेनिंग के समय से ही स्क्वाड में चलने लगे? पहले दिन से, है ना? तो वो बड़ा नाटकीय हम लोग की एंट्री हुई थी और वहीं लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में हम लोग गए थे। वहाँ 3.5 महीने रहे। कितने लोग गए थे एक साथ? देखिए, वहाँ हम लोग जब थे तो 94 वाले में लगभग 300 लोग थे। उसमें सब लोग शामिल थे, आईएएस भी थे, आईपीएस भी थे, आईएफएस भी थे और फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होता है, वन सेवा वाले भी थे, इनकम टैक्स वाले भी थे,
बहुत सारे तो कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी? लड़कियों की भी अच्छी खासी संख्या थी, आजकल तो बहुत लड़कियां आ रही है, अच्छी खासी संख्या थी। उस समय कितने थे लड़के? अब उतना नहीं, लेकिन हाँ 300 यदि है तो नहीं 100 प्लस नहीं, उससे थोड़ा कम, लेकिन हाँ 60-70 तो होंगी ही। लेकिन वो बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है, वो हिल स्टेशन है मसूरी। और उस समय हम लोगों ने ट्रेनिंग के दौरान ही ट्रैकिंग भी किया, मतलब हम लोग उत्तराखंड के पहाड़ों में पैदल खूब चले और खूब हमने पहाड़ घूमे वहाँ जी। अच्छा, बहुत सारे आईएएस आईपीएस को जो है ट्रेनिंग के दौरान ही प्यार हो जाता है, बाद में शादी हो जाता है, आपके साथ ऐसा कुछ? नहीं, प्यार व्यार तो ऐसा नहीं हुआ। और मतलब उसमें भी अब आप प्यार की बात करने लगे तो क्या है कि मैंने हाई स्कूल में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि शादी वादी नहीं करनी है। ऐसा क्यों? आज भी मैं अविवाहित हुई हूँ, मैंने शादी नहीं की, 2 कमरों के फ्लैट में मैं अकेला रहता हूँ। ऐसा मुझे हमेशा लगता था कि गृहस्थी का जो जंजाल होता है बड़ा खतरनाक जंजाल होता है। इससे जो लोग आपको देख रहे हैं ये क्या सोचेंगे, वो भी फिर कहेंगे अरे नहीं, अमिताभ सर जो आपको मानते होंगे कहेंगे अमिताभ सर शादी नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे, घर में बवाल मच अच्छा है भाई, अभी 10 दिन पहले हिंदुस्तान ने चाइना को पछाड़ दिया आबादी के मामले में। भारत में तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है ना, चाइना को पछाड़ के भारत दुनिया में दोनों चीज हो गया, जनसंख्या नियंत्रण में भी सर साथ दे रहे हैं और कम से कम यदि इससे प्रेरित होकर एक भी व्यक्ति यदि कर दे कि हम शादी नहीं करेंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा कि भाई ये परिवार नियोजन का संदेश चला गया। जनसंख्या विस्फोट के समय तो इससे बड़ी देश सेवा क्या होगी कि आप बच्चे नहीं पैदा कीजिए। नहीं तो मैंने तो बिहार में देखा है, पढ़े लिखे लोगों को एक बेटा के इंतजार में 13 बेटियां पैदा करते हैं, और जब हालत पतली हो जाती है तो नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं देखा। जो नेता लोग हैं कहते हैं कि भाई उस टाइम में सरकार के विपक्ष में था इसीलिए कर दिया। लालू जी ने ही कहा था कभी मजाक में, लालू जी से कहीं पूछा गया था कि आपको 9-9 बच्चे क्यों हुए, तो उन्होंने कह दिया था कि इमरजेंसी थी, सरकार की नीति थी परिवार नियोजन की, और मैं विपक्ष में था तो मैं उस नीति को फेल करने लगा। तो ये तो एक मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा। लेकिन जो नहीं भी उस तरह से करते हैं वो भी, मैंने खास के बिहार यूपी सब में तो आप देखते होंगे कि जी परिवार नियोजन के और भी उपाय हैं, शादी न करना को। ये आप सही कर रहे हैं, परिवार, मेरे घर में सारे भाई बहनों ने शादी की है, ये सही बात है। और ये नहीं कहता कि मैं कि परिवार नियोजन का यही उपाय है कि आप शादी ही नहीं करें, ये तो थोड़ा मतलब एक्सट्रीम हो गया। हाँ, ये मैं कहता हूँ जो लोग शादी भी करते हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि भाई एक से ज्यादा बच्चा नहीं होना चाहिए। मैं इतने दिनों में एसपी था तो सिपाहियों को यही समझाता रहता था, है ना। एक तरह से मैंने नारा बना दिया था कि एक संतान नेक संतान, एक औलाद नेक औलाद, मतलब एक ही संतान पैदा करो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, और उसी की अच्छी से परवरिश करो। क्योंकि मैं बहुत सारे सिपाहियों को भी देखता था कि एकदम एक बेटा के इंतजार में 10 बेटियां पैदा हो गई है, और उसके बाद फिर परेशानी में है। तो मैं उनके वेलफेयर की जब बात करता था तो ये बात मैं हमेशा कहता था कि भाई परिवार में, अभी भी मानता हूँ कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया का समझिए सबसे बड़ी जो यदि कोई समस्या है तो वो जनसंख्या विस्फोट है जी। अच्छा, आपने 9th या 10th में जब पढ़ाई कर रहे थे आप तभी सोच लिया था कि गृहस्थी के जंजाल से हमको मुक्त रहना है, लेकिन बाद में जब ट्रेनिंग के दौरान या फिर काम के दौरान किसी लड़की से अट्रैक्शन, बातचीत, कोई ऐसा लगाव नहीं हुआ? देखिए फ्रेंडशिप तो हुआ ही, अब साथ में जब लड़कियां काम करती है, साथ में लड़कियां ट्रेनिंग करेंगी और सुबह से शाम तक आप लोग साथ में रहेंगे, जैसे आईपीएस में ही ट्रेनिंग में परेड करेंगे, इतना स्विमिंग करेंगे, राइडिंग करेंगे, इधर दौड़ेंगे, जॉगिंग करेंगे, तो फ्रेंडशिप तो होगी ही, है ना। अभी भी मेरी बहुत सारी, मतलब आप कह सकते हैं कि फ्रेंड्स के रूप में है, मेरी बैचमेट्स हैं या ये है। लेकिन शादी तो एक अलग चीज है, तो शादी वाली जिसको कहते हैं दोस्ती, जिसको आप प्यार कह सकते हैं, वैसी नहीं हुई जी।